शैतान अपना खेल खेल चुका था। फैसला हो चुका था कि सिद्धार्थ को पहले क्या करना था। सिद्धार्थ की मां ने उससे कहा कि उसे पहले गौरी को ढूंढना चाहिए, क्योंकि गौरी वहां पर हर तरह से भारद्वाज परिवार की हेल्प करना चाह रही थी, इसीलिए वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मिस्टर बजाज ने भी हमेशा से सिद्धार्थ के परिवार के लिए कंप्लीट ऑनेस्टी शो की थी, तो उनकी बेटी को ऐसे कैसे किसी मुसीबत में छोड़ा जा सकता था। गेस्ट हाउस के अंदर सिद्धार्थ ने गौरी को हर जगह तलाश करने की पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन उसे न गौरी मिली थी, न ही वो कहाँ गई थी इसका कोई क्लू। रात में जब उसने अपनी मम्मी और गौरी के शेयरिंग रूम में झांक कर देखा था, तो उसने सिर्फ अपनी मम्मी की तरफ ध्यान दिया था। वहां पर उस वक्त जो कुछ हुआ था उससे सिद्धार्थ अनजान था, इसीलिए उसने गौरी के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। सिद्धार्थ को अभी इस बात का भी अफसोस हो रहा था कि आखिर क्यों उसने गौरी की तरफ एक नजर भी नहीं देखा था। जब गौरी को जगह जगह ढूंढकर वो थक गया और गौरी कहीं भी नहीं मिली, तो उसने फाइनली एक डिसीजन लिया कि वो बिना वक्त बर्बाद किए अपनी मम्मी और बूढ़े बाबा के साथ सुरंग का दरवाजा खोलने जाएगा। इतने दिनों तक उस भूथा हवेली में हर पल मौत का सामना करने के बावजूद सिद्धार्थ की मां का दोबारा वहां जाना सचमुच बहुत ज्यादा बहादुरी और हिम्मत का काम था। लेकिन मौत के मुंह में जानबूझकर जाना, इसे कई मायनों में बेवकूफी भी कहा जा सकता था। अपने पति को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाना, यही सच्चे प्यार की निशानी होती है। सिद्धार्थ ने अपने साथ टूल बैग में सभी जरूरी टूल्स लिए और बूढ़े बाबा और अपनी मम्मी के साथ हवेली के लिए निकल गया। आज जब वे हवेली में दाखिल हुए तो पहली बार सिद्धार्थ को महसूस हुआ कि वो किसी रेतीली जमीन पर था। शानदार हवेली में न जाने कहां से बहुत सारी रेत और धूल आ गई थी, लेकिन पिछले दिन की तरह पहले कमरे में उनके साथ कोई भी अनहोनी घटना नहीं घटी। जब वे दूसरे कमरे में गए तो सिद्धार्थ ने देखा कि कमरे का ज्यादातर सामान टूटा फूटा और बिखरा पड़ा हुआ था। खूनी पंजे के निशान जो पहले कहीं कहीं बनते दिखाई दे रहे थे, अब लगभग दीवार का चप्पा चप्पा उनसे सन चुका था। कमरे में एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। एक दिन पहले रात में जहां पर चमगादड़ और उल्लू दिखाई दे रहे थे, वहीं अभी दिन के वक्त कबूतर अपने पंख फड़फड़ाते नजर आ रहे थे। सिद्धार्थ आसपास की एक्टिविटीज बहुत मैच्योरली ऑब्जर्व कर रहा था, क्योंकि उस वक्त उसकी मम्मी उसके साथ थी। उन्हें लेकर वो कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था। लेकिन एक ऐसी बात जिसे बूढ़े बाबा तो जरूर गौर कर रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ का ध्यान उस तरफ नहीं था, वो ये कि इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस और करेज के बावजूद सिद्धार्थ की मम्मी के हाथ बहुत कांप रहे थे। उस हवेली में जितना ज्यादा सस्पेंस था, उतना ही ज्यादा खौफ का माहौल हर वक्त वहां बना रहता था। कोई भी ऐसा आदमी जो खुद ऐसी जगह पर नहीं गया हो, वो वीरानगढ़ की उस भूता हवेली के खौफ को समझ ही नहीं सकता था। यह पहला मौका था जब मिस्टर बजाज ने हिम्मत करके अपने डर पर जीत हासिल की थी और उस हवेली में कदम रखा था। मिस्टर बजाज जहां अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर सकते थे, वहीं अपनी बॉस के लिए भी उनका कमिटमेंट किसी से छुपा हुआ नहीं था। इन बुरी ताकतों का नेचर यही होता है, जो उनके बारे में ज्यादा सोचता है या इनसे ज्यादा डरता है, ये उन पर ज्यादा हावी होती है। लगता है मिस्टर बजाज को उनकी बदकिस्मती यहाँ पर ले आई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो वहां कैसे रिएक्ट करें। अब तक उन्होंने अपने आप को लोगों के सामने बहुत बहादुर दिखाया था। अगर वो सिद्धार्थ के सामने डरने लगते तो उनके लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात होती। उस हवेली में आसपास देखने पर उन्हें हर एक चीज बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। डर के मारे उनके दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही थी और वे ठंडे पसीने से लथपथ होते जा रहे थे। वहां पर जब परिंदे भी अपने पर फड़फड़ा रहे थे, तो उससे भी मिस्टर बजाज के दिल की धड़कन अचानक बहुत तेज हो जा रही थी। वक्त दिन का था, इसीलिए ये माना जा सकता था कि बुरी ताकतों का असर हवेली में ना के बराबर दिखाई देता है। लेकिन सच तो यही था कि वो प्लेस हॉन्टेड था। जब वो दरवाजा खोला जाना था, उसके ठीक पहले मिस्टर बजाज को अचानक से ऐसा लगने लगा जैसे उनके पैर उसी जगह पर जम गए हैं और वो अपने पैर उठा नहीं पा रहे हैं। वो सिद्धार्थ को हाथ लगाकर कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ और उसकी मम्मी तो उस बॉक्स पर खड़े थे और मिस्टर बजाज के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। घबराहट के मारे ऐसा लग रहा था जैसे उनका दिल उनके सीने को फाड़ कर बाहर निकल जाएगा। वहीं उनके बगल में खड़े बाबा को जब इस बात का एहसास हुआ कि मिस्टर बजाज की हालत बहुत खराब है, उन्होंने मिस्टर बजाज के कंधे पर हाथ रखा
अचानक जैसे ही उनके कंधे पर हाथ रखा गया, वो घबराहट के मारे जोर से चिल्लाने लगे। एक पल के लिए सिद्धार्थ और उसकी मम्मी का ध्यान भी मिस्टर बजाज की तरफ चला गया। बूढ़े बाबा ने उन्हें तसल्ली देते हुए समझाया कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ उनका डर और वहम था। सिद्धार्थ ने जब से वीरानगढ़ की उस भूता हवेली के रहस्यों का खुलासा करना शुरू किया था, तब से गांव में मौतों का सिलसिला काफी हद तक कम हो गया था। इससे पहले जब प्रभात भारद्वाज ने उस हवेली के अंदर कदम रख के उस हवेली के शैतान को एक बार फिर गुस्सा दिलाया था, तब से वहाँ मौत का खेल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मम्मी, मुझे लगता है इससे पहले कि यहाँ की शैतानी शक्तियां हमें अपने काम को अंजाम देने से रोके, आपको ये दरवाजा खोल देना चाहिए, सिद्धार्थ ने कहा। जब वे लोग उस कमरे में आए थे तब वहाँ हद से ज्यादा खामोशी थी, लेकिन सिद्धार्थ के दरवाजा खोलने की बात करते ही वहाँ रखी हर चीज जोर जोर से हिलने लगी। सिद्धार्थ की माँ ने सिद्धार्थ के टूल बैग से एक चाकू निकाला और बिना देर किए अपना अंगूठा काटकर उस दरवाजे पर खून का तिलक लगा दिया। इसके बाद उन्होंने वहीं पास के एक टेबल पर रखे हुए अस्थि कलश को बाईं तरफ घुमाया। उस पुराने दरवाजे के खुलने की आवाज के साथ साथ ही एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी और घबराकर उन सभी लोगों ने अपने कदम पीछे हटा लिए। डरो नहीं सिद्धार्थ, हमें आगे बढ़ना होगा। ये देखो, यही वो अंधेरी सुरंग है जो उस काल कोठरी की तरफ जाकर डैडी को रखा गया है, सिद्धार्थ की मम्मी ने कहा। वो सुरंग देखने में इस हवेली से भी कहीं ज्यादा खतरनाक लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे लोग पाताल के अंदर झांक कर देख रहे हो। अंकल, आप मुझे मेरा छोटा टॉर्च मुझे दे दीजिए और अपने हाथों में उस मशाल को जलाकर हमारे पीछे पीछे आइए, सिद्धार्थ ने मिस्टर बजाज से कहा। सिद्धार्थ के ऐसा कहने के बाद मिस्टर बजाज ने दोबारा से अपनी हिम्मत इकट्ठा की और सिद्धार्थ को टॉर्च सौंपा और उनके हाथों में जो मशाल थी उसे जलाने लगे। लेकिन ये क्या, उनके बार बार कोशिश करने पर भी माचिस की तिल्लियां आग नहीं पकड़ रही थी। ये एक ऐसी अजीब बात थी, इतनी गर्मी के मौसम में भी माचिस की तिल्ली का न जल पाना। ये उस हवेली की मनहूसियत की वजह से हो रहा था। खैर जो भी हो, थोड़ी देर बाद माचिस में आग लगी और उन्होंने उस मशाल को जला दिया। सिद्धार्थ और उसकी मम्मी के अंदर दाखिल होते ही मिस्टर बजाज और बूढ़े बाबा भी उनके पीछे पीछे उस सुरंग में कदम बढ़ाने लगे। जहाँ मिस्टर बजाज अपने एक हाथ में मशाल उठाए हुए थे, वहीं उन्होंने दूसरे हाथ से बूढ़े बाबा को पकड़ रखा था। बूढ़े बाबा का हाथ थामकर मिस्टर बजाज उन्हें सहारा नहीं दे रहे थे, बल्कि वे अपने डर के हाथों मजबूर थे। अंधेरा उनकी कमजोरी थी और उस सुरंग में तो हद से ज्यादा अंधेरा था। जब ये लोग थोड़े से अंदर बढ़े तो अचानक से नीलिमा भारद्वाज के ऊपर एक बड़ी सी छिपकली गिर गई। डर के मारे वो जोर से चीखी, लेकिन टॉर्च देखने के बाद सिद्धार्थ को पता चला कि वो तो सिर्फ एक छिपकली थी और फिर उसने अपने मम्मी का हाथ थामकर आगे बढ़ना शुरू किया। उस सुरंग में अजीब सी खून की स्मेल आ रही थी। तो क्या वो मिट्टी सचमुच खून से भीगी हुई थी? कमाल की बात तो ये थी कि वो सुरंग कहीं कहीं से बिल्कुल कच्ची थी और उसमें सिर्फ गीली मिट्टी दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी मिट्टी फिर भी धंस नहीं रही थी। सुरंग के आसपास की दीवारों पर गलती से मिस्टर बजाज का हाथ लगा तो उन्हें एहसास हुआ कि उन दीवारों पर जो नमी थी वो पानी की वजह से नहीं थी। तो ऐसा क्या था जिसने उस सुरंग की मिट्टी को इस तरह से भिगो दिया था? क्या सचमुच वो खून था? मिस्टर बजाज ने इस बात को समझने के लिए अपने गीले हाथों को अपने नाक के करीब लाया और मशाल के उजाले में अपने हाथ को ठीक तरह से देखा। ये मंजर देखते ही डर के मारे उनका कलेजा उनके मुंह में आ गया। उनके हाथ थर थर कांपने लगे। यही सच था, वो सुरंग में मिट्टी के गीले होने की वजह खून ही था। इंसान कई बार अपने आप को ब्रेव, मॉडर्न और साइंटिफिक दिखाने के चक्कर में उन चीजों को भी मानने से इनकार कर देता है जो उसे साफ तौर पर दिखाई देती है। डर के मारे मिस्टर बजाज के रोंगटे खड़े हो गए थे और उनके कदम जैसे जमीन में धंस गए थे। इतनी ज्यादा डरे होने के बावजूद भी वो अपने इस डर के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। शायद उस वक्त हम में से कोई भी शख्स मौजूद होता तो उसने अपने आसपास के लोगों को इस बारे में जरूर बता दिया होता, लेकिन कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए जीते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन अभी तक उस खौफनाक सुरंग में आगे बढ़ते बढ़ते वो लोग करीब 500 मीटर अंदर तक चले गए थे और उन्हें सिद्धार्थ के डैडी का कोई भी अता पता नहीं मिला था। अंदर जाने पर उस सुरंग में अलग अलग रास्ते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई भूल भुलैया थी। तो ये सुरंग कितनी लंबी थी? जैसे ही वो लोग और भी आगे बढ़ने लगे तो वहां
किसी लड़की की आवाज गूंजने लगी। सिद्धार्थ, मुझे बचाओ। सिद्धार्थ, तुम कहाँ हो? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, मैं यहाँ हूँ। सिद्धार्थ, मैं यहाँ हूँ। क्या तुम आ गए हो? मेरे पास आओ, मुझे बचाओ। रोते चीखते हुए किसी ने सिद्धार्थ को पुकारते हुए कहा। उस आवाज को सुनते ही सिर्फ मिस्टर बजाज और सिद्धार्थ ही नहीं, बूढ़े बाबा और सिद्धार्थ की माँ भी घबरा गई। सिद्धार्थ, मुझे तो लगता है कि गौरी पुकार रही है। ये आवाज मुझे सचमुच गौरी के जैसी ही लग रही है, मिस्टर बजाज ने कहा। चाहे जो भी हो, उन लोगों को आगे तो बढ़ना ही था। उस हाउंटेड हवेली में भूतों से डरकर वे लोग अपनों को ढूंढना कैसे छोड़ सकते थे। डरते करते जब वो लोग आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि थोड़ी ही दूर पर सचमुच एक कैद खाना बना हुआ था। उन्होंने देखा कि वहां पर गौरी को कैद करके रखा गया था। गौरी के दोनों हाथों में जंजीरें जकड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, आंखों से लगातार टपकते हुए आंसू, मुरझाया हुआ लाल चेहरा। गौरी की हालत बहुत बदतर दिखाई दे रही थी। गौरी को देखकर मिस्टर बजाज और सिद्धार्थ जहां हैरान हुए थे, वहीं उनकी आंखों में गौरी को देखकर एक चमक भी आ गई थी। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, उस औरत से बचो। वो तुम्हारी मां नहीं है, वो एक डायन है, सचमुच एक चुड़ैल है। ये सब कुछ इसकी साजिश है। इसी ने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। ये हम सबको एक जगह इकट्ठा करके जान से मार देना चाहती है। गौरी ने रोते रोते सिसकियां लेते हुए चिल्लाकर कहा। गौरी ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही थी और वो यहाँ पहुंची कैसे थी? क्या उसकी बातों में सच्चाई थी? क्या वो औरत सचमुच सिद्धार्थ की मां नहीं थी? सिद्धार्थ क्या करेगा? क्या उसे गौरी पर यकीन करना चाहिए? क्या ये सचमुच उन सब की जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए।